अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इस्सा राना और ताहिर मलिक। नाज़रीन, आज वो दिन है जिसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है, सानिया 9 मई, जिसके लिए हम सभी जो है इस वाक़यात की तरदीद करते हैं। उस दिन फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, लोगों की गाड़ियाँ जलाई गई, जिन्ना हाउस पर हमला किया गया। उसके इस तरह के दीगर वाक़यात जो थे वो उस दिन देखने में आए। तो 1 साल हो चुका है उस वाक़े को, और उस वाक़े के मुल्ज़िमान को अभी तक जो है वो सज़ा क्यों नहीं मिली, और जो लोग उससे मुलव्विस नहीं थे उनको रिहा क्यों नहीं किया गया। कौन से ऐसे इक़दाम जो हैं वो फ्यूचर में हम उठाएं जिससे इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बात होगी अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहाँ पर गवादर का इलाका है सरबंदर, जहाँ पर एक क्वार्टर में सोए हुए 7 लोगों को अब्दी नींद सुला दिया गया और दहशतगर्दी का ये खुला वाक़या था। ये तो एक वाक़या, न जाने ऐसे कितने वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ हमारे मुल्क में होते हैं, कोई सद्देबाब इनका क्यों नहीं किया जाता, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको बनी गाला से अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्म जारी किया था और अब जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द शो विद मलिक साहब। मलिक साहब, आज 1 साल हो चुका है उस वाक़े को। उस दिन जो भी हुआ बिलाशुबा गलत था। जो मुल्ज़िमान हैं उनको अभी तक कैफ़े किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया गया, और जो लोग नहीं हैं उसमें मुलव्विस उनको रिहा क्यों नहीं किया गया? देखें, वो तो एक रियासत का एक अमल है, वो एक इदारों का अमल है, इन्वेस्टिगेशन है, सज़ाएँ हैं, अदालतें हैं, वो एक अलग बहस है। जो आज के दिन के वाले जो आप बात कर रही हैं, तो वो मेरे ख्याल में मैं जो ओपनिंग आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है, जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो अक्ल कह रही है, जो मेरा एनालिसिस कह रही है कि कहानी ख़त्म। इस मौजूदा सेटअप में इस रियासती सेटअप में, इस हुकूमत में खान साहब के लिए सिर्फ जेल ही है। इस पॉलिटिकल सीन पे, इस सीन में पीटीए के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और ये कोई चीज़ को मैं 6-7 महीने से बार बार कहता जा रहा हूँ, मगर जितनी क्लियरली अब मैं कह रहा हूँ पहले नहीं मैं कह सका। उसकी मैं आपको 3 रीज़न देता हूँ। आज आपकी एक जो रियासत हुकूमत एक ही चीज़ है ना, जब आप हुकूमत के हैं तो एक तो जो एक प्रेस रिलीज आज 9 मई को आई है वो तीनों फोर्सेस की है। उन्होंने तीनों ने मतलब लंबी चौड़ी बात करनी मुनासिब नहीं लगती। उन्होंने लिखा है जी कि 9 मई बहुत बड़ा एक वाक़या है, इसके मुजरमों को सज़ा मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। इसमें आपकी आर्म फोर्सेस के मतलब मैं बता दूँ, एयरफोर्स है, आपकी ज़मीनी फ़ौज है, आपकी फ़िज़ाई फ़ौज है। ठीक हो गया। आज आपकी कैबिनेट में सिंबॉलिकली शुरू करता हूँ मैं, आपके वज़ीर आज़म ने वो महफिल नहीं लगाई अपनी कैबिनेट वज़ीर आज़म हाउस ये वो, आज वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है और उसके साथ उसने सारी जो अपनी टीम इकट्ठी की है, जितनी पार्लियामानी हेड्स हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी, जितनी पार्टी हैं, सबको साथ बिठाया। और उसमें मुझे याद है, मैं राना से बात भी कर रहा था कि हमने 4-5 महीने पहले ये चीज़ डिस्कस की थी कि आने वाला टाइम क्या आएगा। आज वो बम चला दिया है वज़ीर कानून ताड़र ने। वो क्या बम चलाया कि जाते जाते अपने वज़ीर आला जो हमारे निगरान थे ना पंजाब, उन्होंने एक फाइंडिंग की थी, एक रिपोर्ट दी थी, वो फेडरल हुकूमत को दी थी। वो फेडरल हुकूमत की तब अपने क्या नाम है काकड़ साहब थे, काकड़ साहब ने वो एक चीज़ सरकार के पास उनकी मलकियत पड़ी थी। आज वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी बन गई। आज आपकी कैबिनेट में वो चीज़ वज़ीर कानून ने दे दी है। आज वो पाकिस्तान की हुकूमत ने एक एविडेंस दे दिया सरकारी तौर पे कि पीटीए की क़यादत इन्वॉल्व थी 9 मई के मुकदमात में, ये ज़िम्मेदार हैं, ये उनकी इन्वेस्टिगेशन कह रही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इस वक्त मुकदमा चल रहे हैं 9 मई के वाले से, ये एविडेंस आ जाएगा फ्राम दी स्टेट, क्योंकि स्टेट मुद्दई है ना, पहली बात। दूसरी, इसके साथ एक और एक छोटा सा एक मैं आपको दूसरी भी खबर दे दूं, पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। इस आज की जो कैबिनेट की आपकी वारदात है, उसमें हल्की सी ये बुनियाद भी रख दी गई है कि एक कानून पास होगा जिसमें फौजी अदालतों का एक लीगैलिटी, एक लीगल कवर मिल जाएगा, एक कानून पास हो जाएगा, एक बिल पास हो जाएगा या एक्ट बन जाएगा, जिससे ये 9 मई के सारे जो मुकदमात हैं वहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। कंक्लूजन ये है, लास्ट स्टेटमेंट ये है कि वो जो थी निगोशिएशन होगी, वो फिर मुझे ऐसे लगे जैसे मैं राना को पर्सनल हो गया हूँ कि ये हो गया, नून से शीन निकलेगी, ये निकलेगी, ये पॉपुलैरिटी है, पासन बदल गया है, सोशल मीडिया ये कर देगा। वो भी मैं बता दूँ, सोशल मीडिया को अगले सवाल कर लें, उसके भी पूरे स्क्रू टाइट हैं। तो कहानी ये है कि इस हुकूमत के होते, इस निज़ाम के होते खां के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। राना साहब, एहतजाज करना आपका मेरा सबका बुनियादी हक है, लेकिन जो एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर जाए, जिसमें दहशतगर्दी का आंसर मिल जाए, वो एहतजाज किस हद तक सही है या गलत है? और अगर गलत है तो तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने राना साहब, मुलव्विस तो है, तो माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है? अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात माफ़ी की नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं आपको के पर्स से सारे पैसे छीन के भाग जाऊँ, मुड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो बात तो नहीं बनती।
जो पैसे मैंने आपसे छीने या तो मैं वो वापस करूं या उसकी सज़ा भुगतूं। ऐसे ही है। खाली माफ़ी से तो काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि मलिक साहब ने जैसे अभी बताया कि काबीना फौजी अदालतों के लिए वो कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी अदालतों पे तो अदम एतमाद कर दिया हुकूमत ने कि वो इस जोगी नहीं है कि वो फैसले कर सकें, राइट। और ना उनमें इतने तप्पड़ हैं कि वो कोई फैसले कर सकें। ये फैसले फौजी अदालतें ही कर सकती हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त का है, वज़ीर आज़म ने ये स्टेटमेंट भी दी है। ये भी दी है ना। तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको मुबारक हो कि उनके दौरे हुकूमत में उनकी हुकूमत ने उन पर अदम एतमाद किया कि आप फैसले करने की नई पोजीशन में, तो ये फैसले फिर वहाँ किए जाए जहाँ से हो सकते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूँ, बल्कि मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, इसकी इज़्ज़त व वक़ार के साथ खड़ा हूँ, इसकी बका और सलामती के साथ खड़ा हूँ, इसके तशख़्ख़ुस के और इसकी इज़्ज़त के साथ खड़ा हूँ। और इस सिलसिले में जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए, और ये धुंध में लिपटी हुई कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और अब तो जदीद दौर आ गया, अब तो वो फ्रेंजिक वो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप फ्रेंजिक उससे मदद लें तो कोई चीज़ ढकी छुपी रह नहीं सकती, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सज़ाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा साथ एक मुतालबा है कि जिन्होंने 9 मई किया उनको इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए, और जिन्होंने 9 मई से डरा के लोगों की इमलाक, लोगों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी की, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। राइट। ठीक है। और पंजाब पुलिस को भी पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों नाकाम हुए हमारी हिफाजत करने में, ठीक है ना। आपकी इतनी बड़ी फोर्स थी, क्यों नाकाम हुए आप। तो खाली ये पीटीआई का इशू नहीं है, मैं तो पीटीआई के साथ नहीं खड़ा, जिन्होंने ये किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं कि पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की ऐसे और क्यों खामोशी इख्तियार की। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा कुछ चीज़ें धुंध में लिपटी रह जाती हैं, ये क्लियर होनी चाहिए, फौजी अदालतों में क्लियर होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, और जो जिम्मेदार नहीं हैं उनको फिर एक नॉर्मल आम जिंदगी गुजारने का मौका मिले, ताकि लोगों को पता चल सके कौन मुलविस है कौन नहीं है। मलिक साहब, जैसे कि उस दिन DGISPR की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग की गई जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंतशार करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन हाँ PTI वालों के लिए इतना ज़रूर है इस मखसूस जमात के लिए कि वो जो है माफ़ी मांग सकती है। तो जमात PTI जो है वो ख़ुद भी कई दफ़ा एग्री तो कर चुकी है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि PTI माफ़ी मांगेगी? दो आपके सवाल हैं। एक तो आपने जो जनरल साहब का जिक्र किया कि उन्होंने कहा माफ़ी मांगी जा सकती है, मेरा ख्याल है जनरल साहब की ना ये कैपेसिटी है ना वो कर सकते हैं, वो एक इदारे के नुमाइंदे हैं, वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब ये दिया एक ह्यूमन लेवल पे आके कि आप दिल से माफ़ी मांग, इखलाकी नुक्ता नज़र से, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके सवाल से कहीं इस तरह से बन रहा है, मतलब कि वो मैं क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज का जर्नैल हूँ मैं कह रहा हूँ माफ़ी मांगने, इस तरह उनकी ये कैपेसिटी नहीं है, उनकी पोजीशन ही नहीं है। वो राने की बात बड़ी है, जुर्म है। देखें ना, माफ़ी तो फिर एक मतलब गलत काम तो मैंने कर दिया, माफ़ी एक और चीज़ है, जुर्म एक और चीज़ है। अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान की रियासत को ललकारा है या पाकिस्तान की रियासत की बेइज्जती की है, बाय द वे इमरान खान भी ये कहता है, वो भी मैंने आज तक किसी PTI के मुंह से ये नहीं सुना कि हम पाकिस्तान की फ़ौज पे अटैक करेंगे। मैं जो सच्ची बात है, मैंने आज तक किसी को नहीं सुना। लेकिन वो मानते तो है ना कि जो हुआ गलत था। उनकी बात सुने ना। अब मैं जो बात करना चाहूँ, क्योंकि ये बड़ी एक अजीब मिसपरसेप्शन है, कम अज़ कम अगर हमने भी अगर जर्नलिस्ट हो के चीज़ों को क्लियर तो करना चाहिए ना कि जनरल शरीफ का काम है वो अपनी आर्मी की जो पोजीशन है वो बयान करने आते। मेरा उन्होंने ह्यूमन लेवल पे बताया कि माफ़ी यानी, अब आपके मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ, माफ़ी नहीं, पाकिस्तान का जो कानून है जिसने किया है वो मेरी दुआ है, ये मेरे जो इदारे हैं इनका काम है ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करें, मेरी अदालतों का काम है वो पूरी अपनी ईमानदारी से ऑब्जेक्टिव हो के, ना वो इमरान के दुश्मन है ना वो दोस्त हैं, इसी तरह पुलिस है, वो जो सच है वो निकाले, उसमें मेरा ले डराने को भी कोई इख्तलाफ नहीं होगा, मुझे भी कोई नहीं। अब मैं आता हूँ आपके पॉलिटिकल सवाल पे। मेरा ख्याल है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है ना,
पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर की ये बड़ी, मैं अपनी बात को खुद ही यूटर्न लेने लगा, वो बड़ी अजीबोगरीब प्रॉब्लम है। हमारे पॉलिटिकल कल्चर में सुल्तान रही से नीचे आप नहीं आ सकते। अगर आपने अपना गंडासा छोड़ दिया और अगर आपने वो तैंपटा छोड़ दी, वो 2-3 दिन हम अच्छी तरह बात करते थे, सन फोन आने लग पैंदे तू राणे नाल लड़ाई छड़ दी थी। हालांकि राणे को 2 करोड़ दफ़ा कह चुका है कि मलिक और हम तकरीबन एक ही उम्र के, हमने एक एक्सपीरियंस जिंदगी गुजारी, मगर नहीं गंडासा चलाना है। वो लोग कहते हैं दिल करता है मैं तो गिलास में कट मारा या 2 गिलास मैंने मारे। अब खां के लिए मसला क्या है? खां के लिए मसला ये है कि जो इमेज बन गया ना वो है ललकारने वाला, वो ताकतवर को ललकारना है, वो अपना वो अपने बाजवा साहब को कभी मीर साहब, कभी भट्ट साहब, कभी डार साहब, मैं इसी तरह ही बात कर सकता हूँ ना। तो अब मसला ये है कि खां के लिए पॉलिटिकली ये डेथ है। अगर वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, मोमबत्ती की तरह माइल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, ये मेरी राय है, ये मैं अब आपको खबर नहीं देना, पहले मैंने आपको खबरें दी हैं। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली इमरान बेचारा एक ऐसे स्कंजे में फंस गया है कि अगर वो सॉफ्ट होता है तो पॉलिटिकल डेथ होती है, पॉपुलैरिटी जाती है। अगर वो खड़ा रहता है, सख्त रहता है, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जिस तरह का कल्चर है। ये खां की इंस्ट्रक्शन थी कि इसको यौम शोदा बनाया जाए, जो पीटीए के लिए वो अपनी केस बना रहा है, क्योंकि हमने ये मतलब इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। तो खां ने अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि मैं कोई रास्ता दूंगा, मैं सॉफ्ट दूंगा। वो अगर आप उसको परमिशन दे दें कि आ जाए प्रेस के अंदर, तो आप भूल जाएंगे, राणे को भी भूल जाएंगे, ताहिर मलिक को भी भूल जाएंगे। राणा साहब, लीडर जो होता है वो एक कौम के लिए रोल मॉडल की तरह होता है। अब बानी पीटीआई को आप ले लीजिए, जिस तरह की वो अक्सर बातें करते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान को कभी किस नाम से पुकारा जाता है और कभी बिलावल भुट्टो साहब के नाम को बिगाड़ते हैं, तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो सियासत में भी इख्तलाफ राय हो जाता है, नफ़रत बढ़ती है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए था जो उनको आज इस नहज पे ले आई हैं? जी, पहले तो मैं आपकी इस बात पे कि ये नाम बिगाड़ने वाली बात जो है ना, मौलाना फजल रहमान साहब का नाम इमरान खान ने नहीं बिगाड़ा था, ठीक है। उन्हें डीजल इमरान खान ने खिताब नहीं दिया था, ये खिताब उन्हें नवाज शरीफ के दौर में दिया गया। इसी तरह अगर आप ज़बान बिगाड़ने और ये इस कल्चर की बात कर रहे हैं तो मुझे कोई कहने में हर्ज नहीं है कि बुनियादी तौर पे मैं भुट्टो से इश्क करने वाला आदमी हूँ। ये आप कई शोज में कह चुके हैं, ठीक है ना, वो चीफ जस्टिस से भी बहुत इश्क करते हैं, इनके बहुत नहीं, वो साइड लव है। अच्छा, काई साहब जैसे नहीं, वो साइड लव है, साइड लव जो साइड लव होता है। हाँ, नहीं, भुट्टो साहब से मेरा इश्क क्लियर है, ठीक है। और ये बात मेरे दिल में लकीर बन के रह गई है कि जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन की थी ना, उनके लिए जो जो अलकाब इस्तेमाल किए थे और वो अपने चैम्बर में जाके अश्कबार होती रही थी, मैं उन्हें भी नहीं भूलता, और वो इमरान खान नहीं था, ठीक है। नासिर बाग के जलसे में हमारे अजीम एक कायद ने जब गाली दी थी और सब ने भंगड़े डाले थे, तो वो इमरान खान नहीं था, वो कोई और था, ठीक है। और जब मियां नवाज शरीफ अपने जलसों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेके गलत बातें करते थे और अमेरिकन सुंडी और क्या नाम है ये अंग्रेज़ों के कुत्ते निलाने वाले, ये वो इमरान खान नहीं कहता था। लिहाजा तारीख को करेक्ट कर लें, इमरान खान के खाते में मत डालें सारी चीज़ें, ठीक है। इस टाइम वो तारीख के जबर का शिकार हुआ है, सारा कुछ ऐब उसी में नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन तारीख की एक खूबी है, वो एक जगह रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, और कल के हीरो विलन हो जाते हैं और कल के विलन हीरोज हो जाते हैं। ये तारीख अपने फैसले खुद करती है। लिहाजा ये जो लोग 9 मई के पीछे छुप रहे हैं ना, अदर देन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है ना, इजलास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये वो कमज़ोर लोग हैं, ये फोके वो पहलवान हैं जो खुद उसे नहीं हरा सकते। ये फोके पहलवान वो हैं जो 9 मई के पीछे छुप के उसे गालियां दे के खुश हो रहे, क्योंकि ये उसे सियासी मैदान में नहीं हरा सकते, उसकी पॉपुलैरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये फोके पहलवान है, इधर से 9 मई का कोई कभी किसी का। मेरा सवाल ये है, मुझे आज ना मलक बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मलक नहीं सारा ना बोल रहा, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था यही बोले जाए। आज इसने बातें इतनी खुल के बात की ना, बड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है ना, इसलिए हाँ, इसने मेरी पोजीशन ली है, इसकी थैंक्स टू मलक, थैंक्स टू मलक के इसने मेरी बहुत सारी मुश्किलें जो है ना आसान की। मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना।
मैं देखिए बात ये कर रहा था कि इदारों पे हमला, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जिन्होंने हमारे शोधा की तौहीन की उन्हें चौकों में खड़े होकर सजाएं मिलनी चाहिए। Absolutely right. लेकिन यार जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, जिन्होंने जजों के नाम लेके गालियां दी, पार्लियामेंट के अंदर जजों को नाम लेके गालियां दी, जिन्होंने हाजिर सर्विस जनरल्स के नाम लेके जलसों में इल्जामात लगाए, उन्हें क्यों हम छोड़ दें भाई? उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं एक दफा वंस फॉर ऑल कुचल दें सबको, तय कर दें कि कोई भी हो, ये ना देखें जैद बकर है, ये देखें कि क्या रहा है। अगर इमरान खान ने किया 9 मई का वो भुगते, लेकिन जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जजेस को बदनाम किया, उनके खिलाफ गालियां दी, ठीक है, जलसों के अंदर हाजिर सर्विस जनरल्स के नाम लेके इल्जाम तराशियां की, उनको भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ही है। मेरा कहना यह है, मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं, मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि सबके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, वो DGISPR साहब ने, मैं तवक्को कर रहा था कि वो उस पर बात करेंगे कि जो ये लोग घटिया किस्म की बातें करते हैं, ठीक है, वो पीर पगाड़ा हो, जावेद लतीफ हो, ये जो कीचड़ उछाल रहे, इनको भी तो स्नब करना चाहिए ना हमें। ऑब्वियसली यही फिर पनीरी बनती है, जहनसाजी होती है, फिर 9 मई जैसा वाकया हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सार साहब। मलिक साहब, PTI की सीनियर क़यादत को देखें तो तब से वो गिरफ्तार है, जैसे कि यास्मीन राशिद की बात कर लें, यहाँ पे एजाज चौधरी समेत दीगर अहम रहनुमा जो है, उनकी पेशी पर ताख़ीरी हरबे अपनाए जाते हैं, जबकि स्टेट खुद जो है वो इसमें मुद्दई है, तो फिर इतनी रुकावट क्या है आखिर? देखिए, आपने खुद ही सवाल में आपका जवाब है। देखिए, पाकिस्तान की स्टेट पे जो मर्जी आप कर लें, मैं स्टेट में मुनाफिकत नहीं देख रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 साल से अगर आप पाकिस्तान के इदारों को देखें, स्टेट्स जब इदारे, पार्लियामेंट आपकी है, हुकूमत है, ये सारे इदारे हैं, अदली आपकी स्टेट बनती है, तो कहीं पे सॉफ्टनेस तो आई नहीं। वो तो पहले दिन से, मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आप बड़े आराम से 9 मई 23 की हुआ ना वाकया, 2-3 दिन बाद जनरल शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन पहले हुई है, सारी कहानी इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर हो जाती। वो 2 दिन बाद हुई थी वाकये की, ये वाकये के 2 दिन बाद हुई, क्योंकि स्टेट ने फिर ये, इसलिए आज आप PTV देख लें, वज़ीर आज़म जहाँ पे गए, स्टेट ने ये पाकिस्तान को ये मैसेज कराया कि भाई ये साढ़े वास्ता रोक नहीं है, इसी इसको माफ़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट लेट इट गो, सिंपल एज दैट। और उस पर मैं तब को ना, मैं आपसे तब आर्गू करूं कि स्टेट के को चलो कोई नहीं यार, हमारा साबिक वज़ीर आज़म था, थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर गया, पार्टी बड़ी अच्छी है, इसमें 1-2 इसमें गंदे अंडे हैं, हम ये करते हैं, हम माफ़ कर, नहीं, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, मुझे ज़ीरो लचक इसमें नज़र आ रही है। और इस पर आप राणे से पूछ लें, मेरी जो कंसिस्टेंट पोजीशन थी वो मेरी पोजीशन नहीं है, अंदर से मैं जो हूँ वो मैं एक सिटीज़न भी हूँ, मैं उसको हट के, मेरा काम है जर्नलिस्ट होकर जो मुझे मालूमात मिलती है, मैं अपनी ईमानदारी से उस मालूमात को, अच्छी बुरी की नहीं है, मुझे पहले दिन से ये मालूमात है कि इस पे कोई लचक नहीं, और हर आने वाला दिन साबित कर रहा है जो आपका सवाल है। इसमें मैं आपको फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इस सेटअप में देयर इज नो चांस, देयर इज नो चांस। राणा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एहतजाज करना हमारा आपका सबका हक है, लेकिन एहतजाज के दौरान नेशनल प्राइड को जो है वो किसी भी तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। राणा साहब से पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए जो फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात उनसे बचा जा सके। राणा साहब। नहीं, मैं तो पहले बता दिया आपको कि वंस फॉर ऑल, फॉर एवरीबॉडी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आप ये तय कर लें कि भाई ये हमारी रेड लाइंस हैं, इनको कोई नहीं छुएगा। ऐसे ही है। खाली इमरान खान पे ना रखें, मौलाना फजलुर रहमान को भी, असफन वली यार को भी, अचकजई को भी, ठीक है, पीर पगाड़ा को भी, जावेद लतीफ़ को भी, मरियम नवाज साहिबा को भी, नवाज शरीफ को भी, ठीक है ना, सबको ये बताया जाए कि भाई इदारों पे इस तरह नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक जमात की तरफ करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद आप खुद थोड़ा सा पार्टी है। ठीक है, जो इल्जामात फजलुर रहमान साहब और ये वो लगा रहे हैं वो बहुत भयानक है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ, इवन ये कि मैं समझता हूँ कि देखें, ठीक है, रियासत जो करना चाहती है वो करे और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो इमरान खान ने हमेशा पाक फौज के जिंदाबाद ही नारा लगाया है। ऑन रिकॉर्ड तो इमरान खान ने हमेशा पाक फौज के लिए बात की है। ठीक है, सो
वो अगर फिर वही अगर किसी ने किया है तो वो उसे भुगतना चाहिए। बिल्कुल right। लेकिन ये कि पीटीआई को भी ये एज पर पॉलिसी तय कर लेना चाहिए कि हमें अपने वर्कर्स को ये ट्रेंड करना है और ये तरबियत देनी है कि आपने जज्बातियत में भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे पाकिस्तान की शान को नुकसान पहुंचे। Exactly। ठीक है ना, और पाकिस्तान के वकार को धचका लगे। ये तो अब पीटीआई को हमेशा के लिए सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए, पार्टीज को सीखना चाहिए, सारी पार्टियों को सीखना चाहिए। लेकिन चले कुछ को सात खून माफ होते हैं ना, कोई सुप्रीम कोर्ट का हमला कर दे, कोई जनाब जो जजों को जो मर्जी कह दे, कोई हाजिर से जनरल्स को कुछ कह दे, उनको माफ़ी होती है, उनको वजारतें भी मिल जाती हैं, उनको हुकूमतें भी मिल जाती हैं। लेकिन ये कि मैं तो इसी बात पे चीख रहा हूँ कि भाई नहीं मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। पाकिस्तान को बांझ थोड़ी हो गया कि हम लीडरशिप पैदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की माएँ बांझ नहीं हुई हैं कि वो हीरो नहीं पैदा कर सकती, लेकिन वो हीरो पैदा होंगे इस मट्टी से, धरती से। ठीक है, वो आप हर दफा चले जाते हैं बड़े बड़े ऊंचे चुबारों में लीडरशिप तलाश करने, आप उन प्लास्टिक के चेयरों को लीडरशिप का करार दे देते। तो इससे बाहर निकले। मुझे बाज़-औक़ात वो बहुत सारे लफ्ज़ कहते हुए मुझे होता है कि यार मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं इस मट्टी का, इस धरती का फर्जंद हूँ। मेरा दिल दुखता है मेरे जब पाकिस्तान के लोगों को भूखा मरता देखता हूँ, जब मैं अपने इर्द गिर्द भूख को नाचते हुए देखता हूँ, तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। वंस एंड फॉर ऑल जो है इसका कोई सलूशन तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें लीडरशिप दे दें यार ऐसी, जो कम से कम वो लीडरशिप तो ना हो ना जिसके ऊपर हमें यकीन ही नहीं है कि ये हमारे साथ हैं। मलिक साहब, जैसे कि राना साहब बात कर रहे हैं, ये आइडिया तो वैसे बहुत अच्छा है, सजेशन भी है, तमाम पार्टीज़ को एक सेट कर लेना चाहिए ऐसी पॉलिसी कि इन हुदूद से हमने बाहर नहीं निकलना है, हमें किसी भी तौर पर जो है मुल्क की सलामती को दाव पर नहीं लगाना है। आपके ख्याल में क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं, 50-50 वाली बात है। एज ए पाकिस्तान में समझता हूँ मेरे पे बड़ा खून का एक कर्जा है। मैं जब देखता हूँ मुझे लियाकत अली नज़र आ रहा है खून, मुझे जुल्फ़कार अली भुट्टो नज़र आ रहा है, मुझे बेनज़ीर भुट्टो नज़र आ रही है। कल अभी तो मैं बच्चा भी नहीं हूँ, 75 साल मेरी उम्र है, तो मेरे पास तीन आगे मेरे जो वज़ीर आज़म है उनकी कब्रें मुझे नज़र आ रही हैं। मैं किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ कि ये चौथा भी इमेज दे दूँ सिर्फ 75 ईयर्स में। ये तो एक है बड़ा रोमांस जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये समझना चाहिए इस निज़ाम को कि कहीं ना कहीं तो हम भी तो कोई गलत हो सकते हैं ना, एक तो नहीं ना गलत हो सकता। एक इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है पीटीआई का, इमरान खान का, वो बड़ा साफ सा एस्पेक्ट है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब एक छोटी सी बात है जो मैं बार बार कहता हूँ, जिसको मैं सबसे ज़्यादा मोला जड़ का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ इमरान के लिए, वाई कि एक गलत थिंकिंग है कि मैं अगर गलत मान गया ना, कि मैंने मान लिया ये गलत है, तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। मैं बार बार एक ही आर्गूमेंट आपसे कर रहा हूँ। मेरी अपना ख्याल है कि पाकिस्तान हो, दुनिया की कोई सोसाइटी हो, जब आप किसी चीज़ को गलत कहते हो तो ये आपको लीडर बनाती है, जब आप सही को सही कहते हो ये आपको लीडर बनाती है। मेरा ये मान है, ये आप मेरे से तनकीद कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि खान को अपनी पार्टी से ये बात क्लियर करवा देनी चाहिए, और वो कहता भी है कि भाई बात सुनो, ये रियासत, ये फौज, ये सारा मेरा है, मैं इसका वजीर आज़म ना हूँ, मुझे इन्होंने सलूट किया, ये मेरा ब्लड है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो मेरे पहले तो ये क्लियर कर लो कि मेरी अगर है तो कह दे, मैं फिर उसको सलाम करूँ। ये कह दे कि मैं फौज के खिलाफ हूँ, अगर नहीं है तो कह दे कि भाई मेरा कोई हुक्म नहीं था, मेरा कोई ऑर्डर नहीं था, मैंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की, मुझे कोई सबूत दिखा दो। वो तो कहता है ना, तो ठीक है, अब इसको करे अलग। और एक चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ पीटीआई बुरी तरह नाकाम जा रही है, वो ये जा रही है कि देखो एक चीज़ होती है, जिस तरह हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा अनफॉर्चुनेट कल्चर है। जिस तरह मैं सहाफ़ी हूँ, मैं किसी को प्रोग्राम पर बुलाऊँ और जाते कहते जी सर वो मुझे 5000 रुपये दे दें, मुझे चाहिए, तो वो अगर ये कहे ना यार ये सहाफ़ी बड़े गंदे होते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब मसला है। आप किसी शहर से हैं, आप मुझसे दाल ले लें, हम पूरे शहर का किस्सा FIR पूरे शहर पे, यार पूरे ये लोग ही तो इस तरह हम बरादरी के साथ करते हैं, फलां बरादरी को नहीं। मेरा ख्याल है कि खां को ये PTI को ये क्लियर करना चाहिए कि PTI हर रंग के लोग हैं। PTI में मजहबी भी हैं, लिबरल भी हैं, ये पोलिटिकल पार्टी है। इस पार्टी में जिसने इस रियासत को के ख़िलाफ़ गया है, इस पार्टी में जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात किया है, उसको कानून पकड़े, उसको सज़ा दे। PTI पाकिस्तान है, PTI पाकिस्तान है, ये इज्तिमाइयत से निकलना पड़ेगा। मुझे ये डर है, ये इनका फेलियर है। ये अभी तक PTI और 9 मई को इकट्ठा चला रहे हैं, इनको अलग नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है।
बिल्कुल ऐसे ही मलिक साहब, जो भी हो जैसे भी हालात हों, मुल्क की जो है बका के लिए सबको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए। पार्टीज़ की अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए सबको एक जैसा सोचना चाहिए। एक और नाज़रीन अफसोसनाक वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का बलूचिस्तान में। गवादर में जो है वो 7 लोग जो हैं अपने रूम में सो रहे थे जिनको कत्ल कर दिया गया। पंजाब से उनका ताल्लुक़ था। राना साहब से पूछे थे, राना साहब इस तरह के वाक़या जो हम देखते हैं आए दिन होते रहते हैं दहशतगर्दी के। पिछले दिनों भी एक वाक़या पेश आया जिसमें बस से उतारकर शनाख्ती कार्ड चेक करके उन लोगों को जो है वो अब्दी नींद सुला दिया गया। तो आखिर कैसे और कब ये कंट्रोल होगा? देखिए, जब मशरक़ी पाकिस्तान था ना, और वहाँ पहला बलवा तसादुम हुआ था और उसमें कुछ लोग मारे गए थे, तो एक प्रोपेगेंडा पैदा किया गया कि पंजाब की फ़ौज ने यूँ किया। ये जो पंजाबियत का तासुब फैलाते ना हमारे दुश्मन, इसमें जाहिर है कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वो फंडिंग करते हैं और खुल के फंडिंग कर रहे हैं, और उनका वजीर दाखिला जो है वो एतराफ़ कर रहा है कि हाँ हम करते हैं। अजीत वो जो दोगल है, उस क्या दोगल ही क्या कुछ ऐसे ही नाम था, मेरा मुंह से नहीं चढ़ता, तो वो उसने कहा है कि हम कर रहे हैं पाकिस्तान में जाके। ठीक है यार, वो पूरी दुनिया में यूट्यूब पे भी डाला, सुन लो उसमें जनाब ने इसको सारी दुनिया हर चीज़ को वो मान रहे हैं। और फिर अब भारत जो है वो एक बदमस्त तकब्बुर में मारा हुआ हाथी है। वो अब अमेरिका में भी जाके दहशतगर्दी करता है, वो कनाडा में भी जाके दहशतगर्दी करता है, क्योंकि उसके पल्ले में पैसे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे हमारे मुखालिफों को पैसा फेंकता है। अफगानिस्तान में उसने हर शहर के अंदर अपना कौंसलेट कायम किया, और वहाँ पे वो रा के ऑफिसर्स बैठ के बाकायदा एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चलाते थे। बलूचिस्तान के अंदर किसको नहीं पता इस बात का कि वहाँ पे जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनको भारत फंडिंग करता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ, और बहुत सारे हमारे हमदर्द भी उनमें शामिल हैं। भाई इतना ही लफ्ज इन्वर्टेड कामा में कहूंगा कि बहुत सारे हमारे हमदर्द भी उसमें शामिल हैं। ठीक है, और वो ये पंजाबियत के खिलाफ एक तासुब उभारने के लिए बलोचियों को ये तासुर देते हैं कि पंजाबी तुम्हें मारते हैं या वो करते हैं, और वो फिर सिंबॉलिकली पंजाबियों को मरवाया जाता है ताकि ये तासुर ऊपर है कि पाकिस्तान में ऐसा। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी एंड प्राउड पंजाबी, मुझे अपने बलूचिस्तान से मोहब्बत है, अपने बलूचियों से मोहब्बत है। ठीक है, मेरे लिए जितना लाहौर अजीज है उतने कोयटा भी अजीज है। ठीक है, तो ये जो हरबे होते हैं इससे एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, और कौम को ये बात समझनी होगी कि हमने इस चक्कर में नहीं आना। पंजाबियों को ये बात समझनी होगी कि वो हमारे अंदर एक इश्ताल पैदा करना चाहते हैं जो हमने नहीं आना। हमने इस मामले को बड़े ठंडे मिजाज से करना है, क्योंकि वो पंजाबियत को हिट करते हैं जान के। लेकिन एक सब 2 जुमले और कहूँगा कि मुझे दुख इस बात का है कि हमारी तवज्जो पता नहीं क्यों सिक्योरिटी के मामलात पे इतनी है या हट गई है कि हम हर कुछ दिनों बाद एक मौका दे देते हैं कि इस तरह का हो जाए। मेरा ख्याल है कि हमारे इदारों को भी फोकस करना चाहिए सिक्योरिटी के ऊपर, खास करके अब बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, ताकि इस तरह के वाक़यात बिल्कुल ना। मलिक साहब, जैसे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, और भी वाक़यात मुल्क भर में होते हैं। कल अदम TTP और स्पेशली इंडियन एजेंसी रॉ जो है वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस होती है। तो आया ये वक्त आ नहीं गया कि अब जो है इनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की जाए, दहशतगर्दी के वाक़यात जो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल देखने में आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए? ये बहुत बड़ा आपने सवाल किया, वक्त आ गया। वाकई मेरा भी ख्याल है कि वक्त आ गया, मेरे तो ज़हन में आ ही नहीं था। सवाल सिंपली ये है कि ना तो ये पंजाब की लड़ाई है, ना ये फ़िरका वारीद की लड़ाई है। जब आप किसी बस में जो बलूचिस्तान से गुजरती है, आप कहते हैं फ़लाँ फ़िरके वाले आ जाएँ, इतना मेरा हाल मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है कि अगर एक फ़िरके को मारा है तो ये दूसरे का हमदर्द हो सकता है। मैं सीधी आसान ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। इतना वो बलोचियों की मोहब्बत में नहीं हो सकता गिरफ्तार के मैं पंजाबियों को मारूंगा तो वो पंजाबी बेवकूफ़ी में आ जाएंगे। देखो यार, इंसानी कुछ चीज़ें इंसानी होती हैं, मेहनत, पेट पालना, गरीब लोग, ये सर एक मेहनत कश का सिटीजनशिप है ना। चले छोड़ दें हम पंजाबी बलूची से, आप किसी एक जगह से, एक शहर से सिर्फ हजाम है, एक आपको अल्लाह मियाँ ने एक स्किल दी है, लोगों को खूबसूरत बनाते हैं,
आप जाके पेट पाल रहे हैं ना, यार आप क्या जुर्म कर बड़े दुख वाली तकलीफ की बहुत बात। करो, मलक बहुत। छोड़ दो ये सारा कुछ, आप अपने बच्चों के लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक एक है। रिस्क हलाल के लिए गए हैं ना यार। ना तो आप हेरोइन बेच रहे हैं, ना आप मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, ना आप बलूचिस्तान के, आप बलूचिस्तान के भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो असल जो गहराई में जाने वाली चीज़ है वो देखनी है कि हर वक्त आप देखें यहाँ वो फ़िरकावारियत से आ रहे हैं, यानी कि उनका ख्याल है कि एक फ़िरका मरेगा ना तो दूसरा फ़िरका जो है ना फ़ौरन ताकत ले जाएगा। तो नहीं वो रिएक्ट करेगा कि अच्छा, मैं पहले तो आई सल्यूट टू पाकिस्तानी पीपल। और देखें पंजाब कितना बड़े दिल के लोग हैं, ये नहीं कि मैं खुद पंजाबी ऐसे ही हूँ, है। ये कितनी अच्छी बात है कि पंजाब में वो उस तरह की वेव नहीं आती, क्योंकि पंजाब वालों को ये यकीन है कि बलूचिस्तान भी मेरा भाई है, हमसे प्यार करता है। मगर हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ख्याल है कि एक बात हमें ज़रूर माननी पड़ेगी, अगर हम पैसे लगा के बलूचिस्तान में पुलिस रखते हैं या पंजाब में पुलिस रखते हैं, अगर यहाँ पे हमारी पुलिस की हेल्प के लिए कौन सी होती है, स्पेशल ब्रांच होती है, इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, खाली रियासत इस तरह नहीं चलती। इसी तरह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान है, उनके पास एक पूरा निज़ाम है। ये मेरे लिए भी तकलीफ़ की बात है कि मेरा जो काम है, मेरी बलूचिस्तान भी मेरा पाकिस्तान है, तो जो मरे हैं वो पाकिस्तान बहुत दुख वाली बात है, सिटीजन बहुत बने हैं। और ये रेपिटेशन बता रही है कि मेरे इदारे सोए हुए हैं, जो सच्ची बात है। हमें ये भी सोचना होगा। ठीक है, वो राणे की इतनी लंबी बात कर दी, मैं रिपीट करूँ अच्छा नहीं लगता, हमारे इदारों को भी जागना होगा, दे मस्ट प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ। बिल्कुल ऐसे ही। राणा साहब देखिए ना, जैसे पंजाब की शहरियों पर बार बार अटैक किया जा रहा है, 7 अफराद उनको कंसीडर नहीं कर सकते, हम 7 खानदान थे वो जिन पर ये क़यामत गुजरी है आज। नहीं, मलक ने जो कहा, फिर मैं भी देखें, बात पता है क्या है कि हर दफ़ा गरीब मारा जाता है। ये 7 घरानों में जो यतीम बच्चे होंगे वो किससे फरियाद करें, वो बेवाएं किससे फरियाद करें, वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ भेजा था बलूचिस्तान अपनी गुर्बत की वजह से, वो किससे फरियाद करें, किसके आगे जाके रोएं। यही तो मेरा रोना है। और मैं किस बात पे रोता हूँ कि आपने इस मुल्क को क्यों नहीं महफूज बना रहे यार। ये मुल्क सिर्फ ताकतवरों और अमीरों के लिए क्यों है? ये मुल्क अमीर ज़ादों, उनके बच्चों की बेहतरीन जो है सैरगाह क्यों है? मेरे बच्चों के लिए क्यों नहीं है? क्यों मेरे बच्चों को ये खौफ हर वक्त लाहक रहता है कि हमें कोई मौका मिले तो हम बाहर चले जाएं? तुम्हारे बच्चे क्यों पैदाइशी खरबोपति हो जाते हैं? तुम्हारे बच्चे क्यों गर्मियों में बाहर सैर करने चले जाते हैं? ये पाकिस्तान सबका नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान सबकी नहीं है, ये आईने पाकिस्तान सबका नहीं है। तो ये आईने पाकिस्तान सो रहा है, आईने पाकिस्तान क्या नाम है, कोई लंबी तान के सो गया, उसे नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है? जब पार्लियामेंट्स के अंदर ताकतवर और अमीरों के एजेंट बैठे होंगे तो वो गरीबों की क्यों बात करेंगे? गरीबों के तहफुज के लिए कुछ क्यों करेंगे? ये तो कीड़े मकोड़े, मर जाए क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर 7 मर गए, 100 मर जाए और क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ताकतवर के कुत्ते को बुखार चढ़ जाएगा ना तो जर्मन से डॉक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना? उसके कार्ड भी छपते हैं, आपको पता है कुत्तों के जी हमारी जो कुत्ता है अब उसको यूं हो गया तो उसकी पार्टी है। जिस मुल्क के अंदर इंपोर्ट पे पाबंदी लगी मलिक साहब, जी पाबंदी लग गई, एक चीज पे पाबंदी नहीं लगी, वो थी जानवरों की खुराक के ऊपर, क्योंकि अमीरों ने जानवर पाले हुए, तो उनके कुत्ते मर जाएं, ये कैसे हो सकता है कि यार उनके कुत्ते मर जाएं, उनकी बिल्ली को छींक आ जाए, ये कैसे हो सकता है? मरने के लिए हमारे बच्चे हैं ना, ये मर गए ना लोग और मर जाएंगे। तो मैं चीखता हूं जिस बात पे वो यही है कि यार इन पे भी तो फोकस कर लो। क्या ये पाकिस्तान नहीं है? हर फर्द एक इदारा नहीं है पाकिस्तान का, इसका तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? मलिक साहब देखें ना, जिस तरह के वाक़यात होते हैं, हम हर दफ़ा एक उम्मीद लगाते हैं कि नेक्स्ट इस तरह का कोई अमल देखने में नहीं आएगा, कोई अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आएगा। लोग इस मुल्क में ख़ुद को महफूज ही तस्वर नहीं करते। देखिए, जो बात मैंने पहले की है मैं फिर दोहराने लगूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आप जैसे आपको भी बड़े होकर डॉक्टर बनने का शौक था, वहाँ से मुझे याद आ नहीं, बचपन में था। बचपन में था तो अच्छा। तो मैंने जो पढ़े लिखे लोगों से सुना, वो कहते हैं कि हम जिस तरह मैं यहाँ बैठा हूँ ना स्टूडियो में, यहाँ पे अरबों के साथ बिलियंस में मेरे पे हमलावर हुए हैं जरासीम। कोई मेरा कान खाना चाह रहा है, कोई मुझे मेरी आंखें खाना चाह रहा है, कोई मेरे दिल को खाना चाह रहा है। मैं ताहिर मलिक की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। आप पे भी हमलावर है, उस पर भी किस चीज़ ने मुझे बचाया हुआ है? मेरे अंदर की मजबूती में,
ये जो एड्स की बीमारी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? एड्स इसीलिए कहते हैं, अल्लाह माफी दे, कि एक ये इस आपका जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो इम्यून सिस्टम तब वो आप खत्म हो गया। मेरे पे जो चीज़ अटैक करेगी वो मुझे वो ले जाएगी। आंख पे गई तो मैं आंख गया, या स्किन पे आई स्किन पे। मेरा पॉइंट ये है कि आधा तो हम वो इतना उसने एलेबोरेट कर दिया है, जो मैंने भी कहा कि ये देखें हम पे कभी मजहब से हमला कर देते हैं, कभी हमारे लिए, मगर सवाल फिर वही का वही है। मेरा सवाल ये है कि मेरा अंदर का इंटरनल सिस्टम पे हमें काम करना पड़ेगा, और उसका जवाब वही है कि जब आप रियासत की जो 7000 साल की इंसानी तारीख है ना, अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट इज स्टेट, तो स्टेट का सिर्फ वन लाइनर है। स्टेट हमने इसलिए बनाई थी कि उसमें रहने वाले सारे जो इंसान होंगे वो बराबर होंगे, स्टेट के लिए सारे बराबर होंगे और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये वन लाइनर है। आप 6 PhD कर लें पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप इससे बड़ी डेफिनेशन रियासती दे देंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। वैसे अगर आप पैसे ज़्यादा देते हैं मैं वैसे भी कर दूँगा। तो पॉइंट सिंपली ये है कि अगर ये आप अपने शहरी को तफज़ी, कब तक हम सुनते रहेंगे कि फ़लाँ उन्होंने कार्ड देखे कभी गिलगित में, अच्छा जी आपके साथ ये नाम लिखे, अच्छा नहीं लगता मैं वो लफ्ज़ यूज़ करूँ, तो आप इस फ़िरके के हैं, वो वाले बाहर आ जाएँ। अगली दफ़ा होता है यार ये फ़िरके वाले, ऐसे ही हमारे साथ इस तरह तो हमें बार बार ये आना पड़ेगा। आपने ब्रेक लेना है, हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत को इस तरह ही खड़ा होना पड़ेगा कि ये मेरा शहरी है, इसको आप ब्रेक ले लें। और ये जो कह रहा था ना जिस्म में इम्यूनिटी जो है बचाती है, बस एक ही जुमला कहना था कि ये इम्यूनिटी सिर्फ ताकतवरों को क्यों मिलती है, हम गरीबों को इम्यूनिटी क्यों नहीं मिलती? हमें भी इम्यूनिटी दे दो यार, हमारी भी इज्जत कर लो। देता है मुझे। हाँ, हमारी भी इज्जत कर लो यार। देता है ये, आप जो मर्जी मिलती नहीं है फिर भी। नहीं, मैं तो कागजी बात करूँ, मेरे आइन में लिखा है मेरी सेहत, मेरी तालीम, मेरी तहफ़्फ़ुज़, ये मेरी रियासत। सब ताकतवर को इम्यूनिटी मिलेगी और किसी को नहीं। राना साहब इसी बात की कि जो है मुल्क में जो लोग रहने वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ में वो महफूज जो है वो फील कर सकें। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया है। इसार साहब क्या समझते हैं, बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने की क्या ज़रूरत पेश आई? क्या ये वो वजूहात हैं जो पिछले दिनों सामने आ रहा था कि उनको जहर देने की कोशिश की गई, उन्होंने ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे? कोई ये उन्होंने दरख्वास्त दी थी, और जो आज आया है, ऑर्डर आया है, उसमें भी बहुत जुमले बड़े दिलचस्प हैं। और उसमें एक जगह लिखा है कि ये जो कैद तन्हाई होती है ये टॉर्चर है। उन्हें एक घर में अकेला कैद तन्हाई में रख दिया गया था, बच्चे भी नहीं मिल सकते, कोई भी नहीं मिल सकता, ठीक है। क्या एक अब देखें ना कितनी इनह्यूमन बात है ये, कि एक खातून को आप एक घर में अकेले बंद कर दें, किसी से मिलने ना दें, वो रात को अकेली है, दिन में अकेली है, कुछ भी है, खातून ही होती है। और ये एक किस्म का उन्हें नफ्सियाती तौर पे टॉर्चर किया जा रहा था। तो वो ये कहती थी कि भाई अगर मेरे पे सज़ा हुई है तो मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों है कि आप मुझे वहाँ रखें, ठीक है। पूरा इलाका नौकर भी निकाल दिए आपने, सब कुछ निकाल दिया, खाना भी कोई नहीं। अब उन्होंने वो जेल गई हैं, तो जेल में वो एक फ़ायदा और भी होगा। वो फ़ायदा ये कि अब जेल मैनुअल के मुताबिक वो लोगों से मिल भी सकेंगी, फैमिलीज से भी मिलेंगी, जिससे चाहे मिल सकती हैं। तो एक तरफ इमरान खान का मैसेज जो है वो बाहर आता रहेगा, एक तरफ से इनकी तरफ से आता रहेगा। तो एक पॉलिटिकल अच्छी डिसीजन लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अदालतों ने, हम मुसलसल अदालतों पे बात करते हैं कि अदालतों के फैसले, और काजी साहब जो हैं वो मैंने बताया था कि मेरा बचपन में बड़े होकर मेरी मोहब्बत उनसे हुई, काजी साहब से। तो ये दूध नहीं पीता था उनके बगैर। हाँ, इनकी वालदा कहती थी फिर दूध। ये इसने मशवरा दिया कि फीडर पे काजी साहब का नाम लिखे, फिर मैंने पीना शुरू किया। देखें, बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक अदालत ने कहा, कल परसों मैंने बात की थी कि भाई इनको घर में हाउस अरेस्ट कर दें और इनको इलाज मुआवजे की सहूलत दें। उनको आज लाके वो जेल में, अडियाला जेल नहीं, ये लाहौर में वो कोट लखपत में बंद कर दिया। अदालत का फैसला कहाँ गया? अदालत खामोश क्यों है इस पे? एक 70-72 साल के आदमी को आप इस तरह रगेद रहे हैं, उसका गुनाह क्या है? अगर वो 9 मई में इन्वॉल्व है तो सजा दे दें, बिल्कुल। और अगर नहीं है तो उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं आप परवेज़ इलाही को? ठीक है ना,
सब छोड़ दें यार, वो आपका स्पीकर थे, आपके वजीर आला रहे, उन्होंने, मेरा दावा है कि बीइंग चीफ मिनिस्टर मलिक साहब, मेरा साफती दावा है, जितने तारीखी काम परवेज इलाही ने अपने दौर में किए, ठीक है ना, खुदा की कसम, मैं आज तक उनसे बीइंग चीफ मिनिस्टर ये स्पीकर कभी नहीं मिला। लेकिन मैं ये समझता हूँ 1122 बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए पाकिस्तान में इससे बड़ा कारनामा शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के बाद कोई नहीं है। ठीक है, आप को थोड़ा सा कर लें ग्रेस यार। अब उनको आपने, यानी अदालतें फिर कहीं मैटर नहीं कर रही, मैं ये कहने पे मजबूर हो जाऊं, नहीं तो मेरा ख्याल है अदालतों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी जैसे कि अब चली गई हैं, उधर अडियाला जेल मुंतकिल हो चुकी हैं, तो अब जो है पीटीआई के लिए मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, उनकी बात जो है वो आवाम तक पहुंच पाएगी, उनके कारकुनान तक, उनके सियासी रहनुमाओं तक पहुंच पाएगी? ये भी एक फैक्टर था बीच में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली। देखिए, असल में हुकूमत जो है ना, वो होता है ना कि एक तीर में कई निशाने करने, तो उन्होंने इनको इसलिए वहाँ पे भेजा था जेल की वजह, जो मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनका हक तो जेल बनता था। हक का मुराद है कि निज़ाम के मुताबिक अगर उन पर कुछ सज़ा हुई तो उन्होंने जेल में काटनी है। दो इसके उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की हुकूमत ने। एक तो ये तासर देने की कोशिश की कि देखें ये अपने आप को तरीके इंसाफ से जोड़ दें, तो ये कितनी आम शहरी नहीं समझते अपने आप को। आम शहरी जेल में जाता है और ये 400 किनाल की एक जगह, क्योंकि मुझे तो नहीं ना आंखों से मैंने देखना कि उसमें आपने एक कमरे को कह दिया ये सब जेल है, तो आपने तो यही कहना है देखो जी बनी गाला और वहाँ पे तो 400 किनाल है, और जो हम जैसे लोग हैं हमने तो 400 किनाल आंखें बंद करके भी हम नहीं समझ सकते कितनी ज़मीन होती है। वहाँ सब दौड़ते दौड़ते बहुत है ना, उनके लिए जगह चाहिए। अच्छा, ये तो एक बात होगी उनसे। एक तो हमने इमेज पे हमला किया खां के, देखो जी बीवी तो बड़ी लाडली है वो रानी साहब है। दूसरा इसमें एक और भी चक्कर है, वो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जो सरकारी इदारे होते हैं ना उनको एक्सेस मिल गई थी बनी गाला की। अच्छा। बनी गाला किसका घर है? मेरा तो घर नहीं है, ना तो वहाँ रहना रहता है, वहाँ अपना हमारा इमरान, पक्की बात है, ठीक है, तो इमरान खान का घर है। तो आपने एक पॉलिटिकल लीडर है और आपको पता ही है जिस तरह के हमारे हालात हैं खां के साथ जिस तरह चल रहे, तो आपको एक बड़ा ही लीगल मौका मिल गया कि आपका जो सरकारी अमला है जिसको हम सरकारी अहल कहते हैं वो उस घर में इन हो सकते हैं, क्योंकि वो जेल डिक्लेयर की थी। तो ये पीटीआई का मसला था कि हम पे दो दबाव हैं। एक तो ये दबाव कि ये जनाब बड़ी ख़ास खातून है, ये तो जनाब जेल जा नहीं सकती, हालांकि फ़ायदा आपने लेना है, ये पॉलिटिकली डैमेज करना था। दूसरा असल में ये था, अब आज वो निकल जाएंगी ना, तो अगर मैं जाके बताऊँ जी कि मैं पंजाब पुलिस से आया हूँ, मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूँ, मैं कोई सरकारी महकमे से हूँ, तो फिर मेरा राइट नहीं है, फिर वो मेरे पे वो कानून लग जाएगा कि मैं किसी के घर में ये मैनुअल से फिर आपको समझ गया ना। ये दो उसकी रीज़न थी, इसीलिए ये पीटीआई वाले मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे कि ये जेल में जाएं ताकि हम भी दबाव खत्म हो। राना साहब, जो खबरें थी अफवाहों वाली, उसमें कोई सदाकत थी? जहर वाली जो अफवाहों वाली खबरें थी, ये तो देखें जी, बात ये है कि ये तो फोरेंसिक वगैरह होंगी, वो तो बात की बात है, लेकिन ये कि उनके कहीं मैदे वैदे में जख्म शख्म मेडिकली तो क्लियर निकला रिपोर्ट, हाँ, लेकिन उस रिपोर्ट में ये था कि उनका कहीं मैदे के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। अब वो कैसे हुई है मैं इस पर नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे तो मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि खातून आमना अमीर अब्दुल्ला, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट की है और उन्होंने आर्टिकल 215 को चैलेंज किया है। अच्छा। ये हमारे अजहर सदीक साहब एडवोकेट हैं, उनके उससे हुई है। ये बड़ी दिलचस्प है। इस पे विफाकी हुकूमत को, चारों सूबाई हुकूमतों को, इवन सुन्नी कौंसल को भी क्या कहते हैं तलब कर लिया गया है। हाँ। तो ये बड़ी दिलचस्प है और उनका ये कहना है कि जी आइन की शिक 17 से ये मुतसादम इसलिए है कि किसी पार्टी पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते हमेशा, और अगर लगानी है तो वो तो फिर एक तरीक़ेकार है कि विफाकी हुकूमत बुरा ना मना, मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ जी, हाँ प्लीज। असल में जो होता है ना, इलेक्शन कमीशन वो जुबान नहीं बनाता, वो आपको सिर्फ निशान देता है। तो आर्गूमेंट ये है जो राना कहा कि आपने मुझे कहा कि तरीके इंसाफ तो मैं, आपने मुझे बल्ला दिया था, हाँ, तो आप मेरे से बल्ला वापस ले, आप मुझे पाबंदी नहीं लगा। और फिर इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है ये है कि वो फैसला दे, ये फैसला अदालत ने देना है। और ये बड़ी दिलचस्प रिट है और मुझे उम्मीद है कि अगर इसका फैसला आया तो बहुत सारे लकूनस खत्म हो जाएंगे। और वैसे राना को पता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताहिर मलिक 6 दिन से कह रहे हैं। नहीं, अजहर सदीक पीछे खड़ा करा लेगा, कुछ उसको भी फोन कर देना कि ताहिर मलिक ने फिर कहा, फिर भी कुछ नहीं होगा, कह देना सर, फिर भी कह देना। चले, ठीक है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।